फैसलाबाद। माई क्वेश्चन है सर, मेरे पास पेयर है, क्या नाम है उसका, ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है और साथ उसके अपना पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का जो है वो मेल है। एज सर ऑलमोस्ट जो मेल है उसकी 9 मंथ है और जो फीमेल है अबाउट वो 11 महीने या 12 महीने की है। सर प्रॉब्लम ये है कि वो जो मेल है ना वो अवॉइड करता है इससे फीमेल से, वो फीमेल उसको मारती है और वो उसके करीब जाने से डरता है। सर इसका कोई सोल्यूशन आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे ख्याल में जो फीमेल है वो आपकी बड़ी है। बेसिक रीज़न यही होता है कि जो फीमेल बड़ी है उसमें मेल एडजस्ट नहीं कर पाता, या फिर उसको आप किसी ऐसे केज पे रख लें जहाँ वो आपकी गुजरगाह हो, ताकि क्योंकि अक्सर फीमेल जो बड़ी है ना मेल को एक्सपायर करता है, तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। वहाँ रखें केज को जहाँ आपकी नज़र हो या आपकी गुजर हो, ताकि फीमेल इसको ज़ाया, इससे भी अटैचमेंट हो जाती है बर्ड। अच्छा, लव बर्ड के अंदर ना हर बर्ड के अंदर डोमिनेंस होती है। लव बर्ड एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें फीमेल डोमिनेट करती है हमेशा। आपको शायद 1% ऐसे मेल लगेंगे जो डोमिनेट करते हैं, अदरवाइज़ फीमेल करती है। आदत हमेशा ये बनाएं कि आपकी फ़ीमेल मेल से छोटी हो। अगर आपको भी ऐसा पेयर करना पड़ जाता है कि जिसमें फ़ीमेल मेल से बड़ी है, तो उसमें आप मेल को कम से कम 2 हफ्ते जो है उस केज के अंदर पहले रखें, मेल अपनी डोमिनेंस किसी हद तक टेरिटरी बना ले, फिर फीमेल को तब भी फ़ौरन उसमें ना छोड़ें। फीमेल को हम उसके बाद भी आप उसके साथ वाले केज में या उसके बाहर एक एक्स्ट्रा केज लगा के छोड़ें, ताकि उनकी पहले थोड़ी सी बॉन्डिंग वहाँ पे हो जाए, या कम से कम मेल को उस फीमेल का पता लग जाए। अक्सर हम क्या करते हैं, हमने फीमेल मेल के साथ छोड़ी, फीमेल में जहाँ आपके मेल को एक दफ़ा मार दिया ना, उसके पाँव पे काट दिया, आपका मेल जो है ना वो दब जाएगा उससे। अच्छा, एक दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है कि जब आप पेयरिंग कर रहे हो, कोशिश ये करें कि अपने केज में से गहरे वाला डब्बा कुछ दिन के लिए निकाल लें। आपकी कुछ फीमेल जो है ना, आपने बॉक्स नहीं भी लगाया ना, वो आपका जो सीड पॉट है ना उसको ही अपने ब्रीडिंग पॉट के तौर पे ले लेती हैं और वो मेल को दाना भी नहीं खाने देती। आप वो सारी चीज़ें अपने केज से निकालें जो कि आपकी फ़ीमेल को डोमिनेट करने के लिए फ़ायदा दें आपको। आप प्लेन बर्तन जो नॉर्मल डी वाला होता है उसके अंदर दाना डालें, ठीक है। एक स्टिक लगी हुई है आपकी मेल नट्स के अंदर, एक दूसरी स्टिक दें, ताकि ये ना हो कि मेल सिर्फ घबरा के उस स्टिक पे ना जाए, वो टेम्परेरी दूसरी स्टिक पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद टाइम लेके एडजस्ट हो जाते हैं बर्ड जो है। और कोशिश ये करें कि बॉक्स लगने से 3-4 हफ्ते पहले पेयर अप करने की करें इसको। बॉक्स जो है वो 3-4 हफ्ते बाद लगाना चाहिए। हम लोग अक्सर बॉक्स लगाते साथ पेयर छोड़ते साथ ही बॉक्स भी दे देते हैं कि फीमेल ब्रीडर है तो शायद जल्दी, या बड़ी है तो जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। ये सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है पेयरिंग करने का। बाकी ज़रूरी नहीं कि हर पेयर जो हम चाहते हो वो लगे, तो उसमें फिर कोशिश करें कि उस सीज़न में टाइम ज़ाया करने के बजाय उस पेयर को जो है ना वो किसी और में ब्रीडिंग करवा लें। अक्सर ब्रीड करने के बाद पेयर जो है ना वो जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये भी आपको फ़ायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल शेड जो है वो बर्ड्स के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे कि मोस्टली जो न्यू फैंसियर है ना वो इस बात से घबराता है कि जी मैं फलां ब्रीडर के बड़े ब्रीडर के पास गया तो उसके पास AC लगा हुआ था, तो मैंने वो उससे बर्ड परचेज किया तो मेरे पास आगे एक्सपायर हो गया। काइंडली इसको बता दें कि बर्ड के लिए AC ज़रूरी है, अगर है तो कितना, ठीक है ना। मतलब हमें न्यू फैंसियर को अगर शेड बनाना है तो वो कंट्रोल ना है, या वो कह रहे कि पहले ओपन शेड जैसे हमने स्टार्ट में एक केज रख लिया उससे स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें डिपेंड ये करता है कि अगर तो आप कमर्शियली चीज़ों को करना चाह रहे हैं, बेसिकली बर्ड के लिए AC कूलर ज़रूरी नहीं है, असल में टेम्परेचर ज़रूरी है। 26 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका आइडियल टेम्परेचर है ब्रीडिंग के लिए। अगर आप बर्ड को इस टेम्परेचर पे रखते हैं तो आपका बर्ड जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और उसकी ब्रीड भी ठीक रहेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी। जब आप 30 से ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू होता है बर्ड का, तो बर्ड प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाता है। 37 पे जाके चांस होता है कि बर्ड का कोई भी ऑर्गन किसी भी वक्त फेल कर जाए। इसी तरह से 16 डिग्री से जब आप नीचे बर्ड को लेके जाते हैं तो बर्ड की सारी एनर्जी अपनी जिस्म के हीट को कंट्रोल करने में लगती है, जिसकी वजह से एग बाइंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है।
एग बाइंडिंग आप देखिएगा हमेशा शदीद सर्दी में पड़ जाती है, जब टेम्परेचर आपका 16 से नीचे जाना शुरू होता है। आप टेम्परेचर अगर मेंटेन किसी और तरह कर सकते हैं, कमर्शली देखिए, कमर्शली मेरी एक कैलकुलेशन होगी कि मेरे पास 3 महीने या 3.5 माह के बाद एक क्लच आ जाए, मैं वो सेल आउट करूँ और उसके बाद मैं उसका अपना प्रोसेस चला सकूँ। अगर तो शौकिया है तो मुझे तो शायद साल के अंदर एक पेड़ से एक बच्चा भी हो तो मैं खुश होता हूँ उसके ऊपर। लेकिन अगर कमर्शियल करना है तो बिज़नेस का रूल ये है कि आपको उसमें से पैसे बचने चाहिए और आपका खर्चा निकलना चाहिए। फिर आपको कोई ना कोई ऐसी एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए कि आपका बर्ड जो है ना वो सारा साल या जब तक आप चाहें तब तक ब्रीड नॉर्मल कंडीशन में कर सकें। बाकी रही बात ये मैंने लास्ट टाइम भी कही थी कि क्वारंटाइन पीरियड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एसी वाले शेड से बर्ड आप अपने घर लेके, मैं भी लेके आता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं एसी वाले बर्ड को उठा के जो 28 डिग्री में है अपने घर 42 डिग्री में रख दूँगा तो मसला तो आएगा। उसका फिर तरीका ये है कि आप बर्ड को किसी रिलेटिवली कंफर्टेबल जगह के ऊपर रखें। 3 हफ्ते का, वैसे तो बुक्स ये कहती हैं कि 4 से 6 हफ्ते का क्वारंटाइन है। आप बर्ड को आहिस्ता आहिस्ता अपने टेम्परेचर पे एडजस्ट करें, आपका बर्ड एडजस्ट हो जाएगा। ये मिथ्स हैं सारी की सारी हमारी अपनी गलती की वजह से कि बर्ड एडजस्ट नहीं होता, बर्ड ब्रीड नहीं करता, हैंड फीड वाला बर्ड ब्रीड नहीं करता। सारे बर्ड ब्रीड करते हैं, सारे बर्ड एडजस्ट होते हैं। बाहर से आपके पास जितना बर्ड आता है इम्पोर्टेंट, वो मोस्टली कंट्रोल्ड का है। बाहर दुनिया ने ओपन शेड तो लगाए नहीं हुए, बेसमेंट्स के अंदर शेड लगे हुए हैं, कमरों के अंदर शेड लगे हुए हैं, कंट्रोल्ड एरियाज हैं सारी। तो इसलिए बर्ड बाहर का आके एडजस्ट करते हैं। हम लोग बाहर के बर्ड को मिनरल वाटर भी देते हैं, हम उसको जो है ना अपने बेडरूम के अंदर भी रखते हैं 3-3 हफ्ते ला के। तो यहाँ से ला के भी रखते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे कोई इशू नहीं है। हेलो, अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रेड आई बर्ड के अंदर जो मोर्टेलिटी रेशियो है उसकी रीजंस क्या है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर सिबलिंग्स ना हो तो मोर्टेलिटी रेशियो कम होती है। ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो न्यू फैंसियर हैं जो भी इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए थ्रू आउट द ईयर आप पूरे साल के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए रिगार्डिंग बर्ड्स की डिजीज़ के हवाले से? जिस तरह आजकल पीछे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जी सांस का बड़ा इशू है, तो उसमें ये था कि उसको एंटीबायोटिक दे दें, मेरा आपसे भी रब्ता हुआ था, आप मुझे विटामिन डी दे दें, एजल वगैरह दें, तो उससे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ था। तो थ्रू आउट द ईयर आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्योंकि न्यू फैंसियर को आइडिया नहीं होता बर्ड की किस तरह की जाती है। तो थोड़ा बता दीजिएगा कि ये थ्रू आउट द ईयर क्या क्या प्रिकॉशंस करें। और दूसरा एक क्वेश्चन होता है, आप किसी दूसरी जगह से बर्ड परचेज करके लाते हैं जो कंट्रोल शेड है, तो मेरे पास अगर मेरे पास ऐसी जगह पे हवा की वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, क्रॉसिंग हवा की बहुत ज़्यादा है, क्या वहाँ पे भी मुझे क्वारंटाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखिए, क्वारंटाइन का ताल्लुक ना तो हवा की क्रॉसिंग से या टेम्परेचर से नहीं है। क्वारंटाइन की एक असल रीज़न अभी हमने एक्सपीरियंस किया है कोविड को भी। कोविड के अंदर किसी भी नई जगह पे जब आप जाते थे ना तो आपको 21 दिन का क्वारंटाइन करवाते थे या 14 दिन का करवाते थे। 14 दिन का क्वारंटाइन होता ही इसलिए था कि आप या जो बैक्टीरिया या आपके अंदर जो वायरस है ना वो या तो डाई आउट कर जाए या वो अपीयर हो जाए, और वो सिर्फ उस इंसान में हो। बिल्कुल इसी तरह से परिंदों के अंदर 4 से 6 हफ्ते का क्वारंटाइन इसलिए है कि इसमें कुछ बैक्टीरियाज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना वो 4 से 6 हफ्ते का है। वो अगर आप 4 हफ्ते उस बर्ड को अपने शेड से अलग रखेंगे ना, तो अगर उसके अंदर वो बैक्टीरिया है या वो वायरस है तो वो अपीयर होगा और सिर्फ उस बर्ड को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप उसको अपने शेड में ले जाते हैं वो 3 हफ्ते के बाद, अक्सर लोग कहते हैं ये बर्ड लेके आए थे महीना ठीक रहा है, महीने के बाद सडनली एक्सपायर हो गया और बाकी बर्ड एक्सपायर होना शुरू हो गए। उसकी वजह ये है कि उसका बैक्टीरिया जो एक्टिवेट हुआ या जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो पूरा ही हुआ है। ठीक है ना, हमने उससे अवॉइड करना होता है उसको। पूरे साल की जो प्रिकॉशंस आपने पूछी उनमें देखें, जब भी मौसम चेंज होना है ना उस वक्त आपको ख्याल रखना होता है अपने बर्ड का ज़्यादा। हम नॉर्मली जब मौसम चेंज हो रहा होता है उस वक्त थोड़ी सी बेपरवाही कर जाते हैं या सुस्ती कर जाते हैं, उसमें हमारे बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है। मैं वैसे बजाते खुद मौसम चेंज होने पे एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता नहीं हूँ। उसमें आप, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होना है बेसिकली बर्ड ने स्ट्रेस में जाना है, तो उसमें एक रेमेडी ये हो सकती है कि आप उसको कोई भी इम्यून बूस्टर दे दें, प्रोबायोटिक दे दें, कोई भी अच्छे वाइटामिन्स का कोर्स करवा दें ताकि बर्ड नेचुरली ही रिकवर करे।
उसके अलावा अगर आपको लगे कि आपके बर्ड इन जनरल सुस्त नज़र आ रहे हैं तो तब आप किसी लाइट एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं और वो पूरे दिन का करवाएं। मतलब हम नॉर्मली ये करते हैं कि 1 दिन दे दी, 2 दिन दे दी, फाइन इनफ, लेकिन नहीं, फिर आप उसको जो है वो पूरा 5 से 7 दिन का जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो पूरा करवाएंगे और उसके बाद उसको फिर प्रोबायोटिक का कोर्स करवाना चाहिए। ठीक है। बाकी हमारे पास बरसात का एक मौसम होता है, जब मौसम चेंज हो रहा होगा वहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है कि दाना अपना साफ़ रखें, पानी के बर्तन डेली धोएं। सर्दी में शायद हम अवॉइड कर जाते हैं, 1 दिन नहीं भी धोए तो गुजारा चल जाता है, लेकिन गर्मियों के अंदर और बरसात में पानी का आपने ख्याल रखना है। पानी कंटेमिनेशन के सबसे बड़ा सोर्स है। और ट्रे, हम ट्रेस की सफाई भी जो है ना वो गर्मियों के अंदर, गर्मी की वजह से खुद जान बचाने के लिए नहीं करते, ट्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन हो रही होती है, इसलिए ट्रेस की सफाई का ख्याल जो है ना वो गर्मियों में शायद सर्दियों से भी ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर रहेगा। बाकी कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो तलहा साहब के भी हैं, वो मेरा कल शेयर करना चाहेंगे इस पर्सपेक्टिव में। असल में पानी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हम लोग पानी का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से ज़्यादा जरासीम बढ़ के अंदर चले जाते हैं। पानी या तो नहर का यूज़ कर लें, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पानी वही है। हम लोग जो फिल्टर किया हुआ पानी या इससे मेरे ख्याल में बर्ड को फ़ायदा नहीं होता। नहर का पानी यूज़ करके देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा। पहला सवाल मिस हो गया। पहला सवाल आपका था रेडिस टू रेडाइस की मोर्टेलिटी का, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आज तक वैसे रेडाइस टू रेडाइस कभी पेयरिंग की नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जिसको म्यूटेशन कहते हैं ना वो हमारे देखने के लिए बेशक एक खूबसूरत चीज़ है, लेकिन एक्चुअली वो एक डिफेक्ट है। ठीक है, नेचुरल बर्ड है ग्रीन, जिसमें हर चीज़ अपनी परफेक्शन के अंदर मौजूद है और पैदा हो रही है। जब उसके किसी एक जीन में कोई फॉल्ट आता है तो उसमें नीला रंग पैदा होना खत्म हो जाता है। लवबर्ड की अगर मैं बात करूँ, जब कोई और फॉल्ट आता है तो उसके अंदर जो है वो येलो कलर प्रोड्यूस होना ख़त्म हो जाता है, तो वो वाइट नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब जीन का कोई फॉल्ट आएगा तो उसके साथ उसकी इम्यूनिटी भी कदरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप रेडाइस टू रेडाइस लगाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एक बर्ड की वीकनेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों बर्ड्स के साथ मिलकर। जिस तरह जीन्स म्यूटेशन के रिसेसिव हैं, इसी तरह से डिजीज़ की भी इनहेरिटेंस है। कुछ डिजीज़ डोमिनेंट हैं, कुछ डिजीज़ हैं वो रिसेसिव हैं। तो जब आप 2 वीक बर्ड जो कि रिलेटिवली वीकर हैं फिजिकली, उनको इकट्ठा पेयर अप करेंगे तो आपके पास बर्ड जो बच्चा आएगा वो भी वीकर आएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि 2 जनरेशन्स के बाद बाहर अगर आप हॉलैंड से कभी एक्सपीरियंस हो ब्रीडर्स का, तो वहाँ पे आज भी अगर आप आज भी प्योर फिशर बर्ड मंगवाएं जिसकी वो ये गारंटी करेंगे कि ये किसी भी म्यूटेशन का स्प्लिट नहीं है, वो आपका किसी भी म्यूटेशन से महंगा मिलेगा। आप आज भी प्योर फिशर मंगवाने की कोशिश करें, आपको 70,000 80,000 का ग्रीन फिशर मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रीडर का, और इस गारंटी के साथ कि वो किसी म्यूटेशन का स्प्लिट नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो बर्ड बेसिकली आपकी म्यूटेशंस को सस्टेन करने के लिए काम आएगा। आप स्प्लिट्स लें और स्प्लिट टू रेड आइज की हमेशा ब्रीड करवाएं। हम नॉर्मली अल्बाइनो ब्लैक आइज ब्रीड करवाते हैं रेड आइज के साथ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइन इनफ, कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन ये है कि आप सादा ब्लू फिशरीज या फिर पार ब्लूज की तरफ ले जाएं, ताकि ब्लू का जीन फिर भी डेक्स से स्ट्रॉन्ग होगा। कोशिश उससे भी बेहतर जो पेयरिंग आपको बुक कहती है, वो कहती है कि ग्रीन फिशर में स्प्लिट करें अल्बाइनो को और उसको प्रोड्यूस करवाएं अल्बाइनो के साथ, रिवर्स करवाएं। लेकिन हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैं ये कहता हूँ कि आप ब्लू फिशरीज ले लें, उसके साथ आउटक्रॉस कर लें बर्ड को, ताकि आप रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर म्यूटेशन के साथ स्प्लिट ले लें। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब मौसम चेंज होगा तो लोग कुछ हीटर लगा देते हैं और कुछ हीटर नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। हीटर लगाना बहुत ज़रूरी है क्या एवरी में? और दूसरी बात तो जो हम एवरी को चारों तरफ से अपने शापर लगा देते हैं, हवा का बिल्कुल निकासी ख़त्म कर देते हैं, उसके बारे में अच्छा, हीटर देखें, हीटर की ज़रूरत है। मैंने कहा कि अगर आपका टेम्परेचर नेचुरली 26-28 पे रहता है, 20 से नीचे नहीं जाता, तो हीटर की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आप हीटर जो हमारे देसी गैस वाले हीटर हैं
उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत एक्सेस है और दूसरा उसके अंदर गैस की लीकेज का इशू है। उससे बेहतर फिर ये है कि हम जैपनीज़ ब्लोअर वाला जो हीटर है उसके ऊपर चले जाएँ। वो एक तो आपकी गैस कंजम्पशन कम करेगा, आपकी ऑक्सीजन रिलेटिवली कम बर्न करेगा और शेड में ऑक्सीजन रहेगी। जब हम बिल्कुल पैक कर देते हैं ना, उसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो आपके शेड में नेचुरली ऑक्सीजन कम हो जाएगी और दूसरा अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही आपके बर्ड का अमोनिया एक सर्टेन लेवल से बढ़ना शुरू होगा तो आपके बर्ड के अंदर मोर्टेलिटी के इश्यूज़ बच्चों में पहले और बड़ों में बाद में आना शुरू हो जाएंगे। आँखों के इश्यूज़ नॉर्मली हम बरसात में देखते हैं, लेकिन लोगों के पास ब्रीडिंग सीजन में पता लगता है कि बर्ड की आँखों के अंदर की झिल्ली स्वेल कर गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अमोनिया का बढ़ जाना। अमोनिया, आपका शेड बिल्कुल सील होगा तो अमोनिया बढ़ेगा। या तो फिर आप एग्जॉस्ट लगाएं, या फिर यह कि आप इस शेड को किसी की आपके बर्ड को ना ठंड कभी नुकसान नहीं देती। आपके बर्ड को ठंडी हवा नुकसान देती है और आपके बर्ड को गर्म हवा नुकसान देती है। आपने ठंडी डायरेक्ट हवा से बचाना है और गर्म डायरेक्ट हवा से बचाना है, ठीक है ना। बिल्कुल पैक सील कभी नहीं करना शेड को आप। सर मेरा सवाल है इनफर्टिलिटी के बारे में। सर दो चीज़ें, एक इनफर्टिलिटी और दूसरी सर डेड शेड, इनकी सबसे बड़ी रीज़न और इनका इलाज सर। इनफर्टिलिटी अगर तो बाय बर्थ है तो उसका अनफॉर्चुनेटली इलाज जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर बर्ड आपका ब्रीड कर रहा है तो इनफर्टिलिटी की रीज़न्स कई हैं। इनफर्टिलिटी की एक रीज़न जो है ना वो अक्सर ये होती है कि मेल जो है उसमें ड्राइव ही नहीं है क्रॉस करने की, वो क्रॉस करता ही नहीं है और फीमेल नहीं कर रही है और हम देख रहे होते हैं कि शायद वो क्रॉस कर रहा है, अपेरेंटली वो प्रॉपर क्रॉस नहीं करता। दूसरा इशू उसके साइज़ का है। अगर आपकी फ़ीमेल का साइज़ बहुत बड़ा है, मेल का साइज़ छोटा है, तब भी प्रॉब्लम है। मेल का साइज़ बहुत बड़ा है, फीमेल का छोटा है, तब भी इशू है। इसलिए मैचिंग साइज़ का पेयर होना चाहिए। तीसरा इशू जो है वो आप लोग कोशिश ये करें, जब पेयर ब्रीड पे लगाते हैं, जो लोग एग्जीबिशन बजरी के शौकीन रहे हैं वो हमेशा वेंट को क्रॉप किया करते थे, वेंट के फेदर्स को। वेंट पे कुछ बर्ड्स के बहुत ज़्यादा फेदर होते हैं, वो जब मेट करता है तो वो प्रॉपर क्रॉस ही नहीं कर पाता। वो वेंट प्रॉपर मेट नहीं करते तो वो स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होते। इसलिए कोशिश ये करें कि ऐसे बर्ड का वेंट एरिया क्लियर कर दें, क्रॉप कर लें, उससे भी फर्टिलिटी में फ़र्क आ जाएगा आपकी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लवबर्ड्स में बहुत कम लोग करवा रहे हैं, उसका सहारा लिया जा सकता है। एक जो आखिरी चीज़ है दैट इज़ विटामिन ई की डेफिशिएंसी। विटामिन ई जो है वो मेल की फर्टिलिटी के लिए और जो फॉलिक एसिड है ये फीमेल्स की फर्टिलिटी के लिए और जिंक रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अगर आपका मेल की फर्टिलिटी का इशू है तो फिर आपको विटामिन ई यूज़ करना चाहिए। उसके लिए विटामिन ई का सोर्स अब तो लिक्विड में भी बड़ा अच्छा अवेलेबल है, वाटर सॉल्युबल। उसके अलावा आप वीटजम ऑयल बड़ा अच्छा सोर्स है उसके लिए। नेचुरली अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप स्प्राउट बनाएं, अपने बर्ड को स्प्राउट दें। स्प्राउट बर्ड बहुत खुशी से खाता भी है और खेलता भी है। स्प्राउट विटामिन ई का नेचुरल और बहुत अच्छा सोर्स है। आप तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इम्यून बूस्टर के नाम से आते हैं, फिर विटामिन ई सेलेनियम के अंदर आता है, मोरिंगा बहुत अच्छा है इस पर्पज़ के लिए। तो डिफरेंट रेमेडीज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर बर्ड के खुदा न खास्ता किसी वजह से जेनेटिलियाज के ऊपर फंगस आ गया उसका फिर इलाज जो है ना उसमें वो नॉर्मली कुछ बर्ड जो है फॉर द लाइफ टाइम भी अनफर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि एंटी फंगल मेडिसिन क्योंकि जो ह्यूमन के अंदर आती है वो बड़ी हाई पोटेंसी होती है, उनमें से आप एंटी फंगल मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं कोई, लेकिन नॉर्मली फिर उस बर्ड को बेहतर ये होता है कि आप अवॉइड करें और डिफरेंट बर्ड ब्रीड करें। कुछ बर्ड ओवर एज होने की वजह से भी फर्टाइल कर जाते हैं, इनफर्टाइल कर जाते हैं, इसलिए आप उनको भी 5 साल तक एक अच्छा ब्रीडिंग टाइम है। मैंने वैसे लगभग 11 साल तक भी ब्रीड करवाया हुआ, मेरे पास एक मेल 11 साल तक भी ब्रीड किया हुआ फर्टाइल, लेकिन ये एक्सेप्शन है। 5 से 6 साल के बाद फर्टिलिटी वैसे डिके होना शुरू हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा डेड इंशल में था कि डेड इंशल की सबसे बड़ी वजह और उसका इलाज है, उसका हल। डेड इंशल की एक बड़ी वजह टेम्परेचर की वेरिएशन और ह्यूमिडिटी की वेरिएशन है। ह्यूमिडिटी हैचिंग के टाइम पे अगर 50% से ज़्यादा होगी तो आपका बर्ड जो है वो होता खा जाएगा। अंडे के अंदर एक खास टाइम के बाद ना पानी की नमी कम होना शुरू होती है अंडे के अंदर से,
अगर वो एक ख़ास हद से कम नहीं होगी तो तब भी आपका बर्ड जो है, बच्चा जो है वो होता खा के मर जाता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़रूरत से कम हो गई तो उसके वजह से वेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो तब भी बच्चा जो है वो अंडे में चिपक जाएगा। अगर आपको लगे कि ह्यूमिडिटी कम है 50 से, तो आप अपने अंडों को स्प्रे कर सकते हैं, गीले हाथ से नीम गर्म पानी से जो है वो हल्का सा स्प्रे करें। कुछ फीमेल अगर आपकी नहाती हैं, हम लोग नॉर्मली कुछ लोग बॉटल्स यूज़ करते हैं, वो कोशिश ये करें कि खुले बर्तन में पानी दे दें। बर्ड आपका अगर नहाएगा, हम डर जाते हैं सर्दी के अंदर कि बर्ड नहा रहा है तो शायद अंडे खराब कर लेगा, लेकिन जो बर्ड नहाएगा वो सर्दी में हैचिंग बेहतर करेगा आपके। ठीक है, अपने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लें। एक बहुत बड़ी वजह जो हम समझते नहीं है, वो कैल्शियम का ओवरडोज भी है। जब आप कैल्शियम का ओवरडोज करेंगे तो अंडे का शेल इतना हार्ड हो जाएगा कि आपका बच्चा पिप ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, नेस्टिंग भी अगर आपकी जो है वो ठीक नहीं है, तो उस सूरत में भी अंडा जो है वो नेस्टिंग के अंदर दब गया होता है और वो तोड़ नहीं पाता बच्चा उसका। इसलिए कोशिश करें कि जब हैचिंग होनी हो तो अपने अंडों को चेक करें, अपने बर्ड के अंडों को, और उसको नेस्टिंग के ऊपर रखें, ताकि वो नेस्टिंग के अंदर दबे हुए अंडे को भी बच्चा जो है वो तोड़ नहीं पाएगा। पाउडर तो ऑब्वियस है कि पाउडर तो बिल्कुल आपकी नेस्टिंग में, क्योंकि पाउडर का एक और दूसरा नुकसान, जब बच्चा निकलेगा तब भी होगा, तब भी बच्चे का नाक बंद हो जाएगा उस पाउडर की वजह से, जो नेस्टिंग का पाउडर है। सर काइंडली यहाँ पर ये भी बता दें कि कैल्शियम की जो नॉर्मल डोज है वो कितनी होनी चाहिए? कैल्शियम की मेरी हैबिट ये है कि मैं हफ्ते में 2 दिन सिर्फ कैल्शियम यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा कटल फिश बोन वगैरह उसकी हैबिट, अपनी वो च्यूइंग की आदत को बरकरार रखने के लिए मौजूद रहती है बीच में, लेकिन कैल्शियम हफ्ते में 2 दिन इनफ होता है बर्ड के लिए। ठीक है ना, और बर्ड हर जो कैल्शियम जो भी आप यूज़ करते हैं वो लिक्विड यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी, वो चाहे आप मैलिक का यूज़ करते हैं, चाहे इंटाकैल्फिनोल यूज़ करते हैं, चाहे आप कैल्सिलक्स यूज़ करते हैं, जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड डोजेज है उस डोजेज के ऊपर आप बर्ड के अंदर यूज़ करें, और आप ओवरडोज मुसलसल ना करें, ताकि हाँ ब्रीडिंग जब फीमेल नहीं कर रही हो उस वक्त आपकी जो है ना वो कैल्शियम की इंटेक कदरें बेहतर होनी चाहिए। उसमें आप जो है वो 2 सोर्स हैं, आप अगर पालक, लूसन और ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो ये एक नेचुरल सोर्स भी है कैल्शियम का। जितने सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी ये नेचुरल सोर्स है, ये सबसे इफेक्टिव है। उसके मोरिंगा भी कैल्शियम में बड़ा एनरिच है। ठीक है, वो अगर नेचुरल सोर्स से चले जाते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अदरवाइज़ अगर हम अननेचुरल सोर्स या लिक्विड के ऊपर जाएँ तो आप अक्सर देखिएगा पानी के बर्तन के नीचे जब आप सफाई करते हैं तो आपको जमा हुआ कैल्शियम फील होता है। ड्रॉपिंग की होती है बर्ड ने, और अगर आप उसको साफ़ करें तो आपको बाकायदा पता लगता है कि वो रगड़ सी है उसके अंदर एक कैल्शियम की, तो इसका मतलब है कि आपका वो बर्ड ओवरडोज हो रहा है कैल्शियम में, तो आप उसको कैल्शियम दो। तो ये बताइए उसकी निशानी क्या होती है, कैसे पता चलेगा दूसरा ये बताइएगा कि डिवॉर्मिंग की क्या अहमियत है, क्या करनी चाहिए अभी सीजन? अच्छा, कैल्शियम का साथ एक ज़रूरी चीज़ ऐड कर दूँ कि कैल्शियम जो है ना वो आप बर्ड को अगर किलो के हिसाब से भी देंगे ना फ़ायदा नहीं देगा जब तक कि उसको D3 नहीं मिलता। D3 ह्यूमन बॉडी के अंदर भी और परिंदों के अंदर भी सनलाइट के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर आपके पास सनलाइट का सोर्स डायरेक्ट नहीं है तो आप कैल्शियम वो यूज़ करें जिसमें D3 मौजूद है, क्योंकि D3 की गैर मौजूदगी में कैल्शियम बॉडी का पार्ट नहीं बनेगा और वो किडनी के थ्रू जाके किडनी को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि हमेशा D3 वाला कैल्शियम दें। आपका क्वेश्चन था एग बाइंडिंग का पता करने का कि कैसे फील होगा आपको, और दूसरा ये है कि डिवर्मिंग करने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो तब भी ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करवाना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी करवाते। अगर आपको लगता है कि आपके पास केजेस जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें ट्रे ऊपर है तो आपको ज़रूर करवानी चाहिए। अगर आपके केजेस में ट्रे नीचे है तो डिवर्मिंग की इतनी ज़्यादा शदीद ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये फील हो रहा हो कि आपके बर्ड जनरली इतने एक्टिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपको फिर डिवर्मिंग करवा लेनी चाहिए। एग बाइंडिंग का पता आपको देखें, ऑब्जर्वेशन जो है ना, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास टाइम थोड़ा होता है लेकिन ऑब्जर्वेशन मैंने
तलहा भाई को देखा है कि इनको अपने आई के बर्ड का ये पता होता है कि मेरा कौन सा बर्ड किस जगह पे बैठ के क्या खाता है, कौन सा बर्ड जो है वो छली तुक्के के ऊपर खाता है और कौन सा बर्ड जो है ना वो घेरी हुई छली खाता है। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वेशन जो है ना ये आपकी बर्ड की इस हॉबी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपने बर्ड की एक्टिविटी को जो है वो ऑब्जर्व करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी फीमेल की एब्डोमेन स्वॉलन है और उसको 4-5 दिन हो गए और उसने कोई एग लेइंग नहीं की अभी तक, तो आपको बर्ड को चेक करना चाहिए। और बर्ड को हमेशा चेक करते हुए पकड़ते हुए ये ख्याल रखें कि उसको बहुत ज़्यादा थकाए ना। बर्ड को कैचर अपना जो है वो फोम के एजिंग वाला यूज़ करें ताकि बर्ड पकड़ते हुए चोट ना लगे उसको। बर्ड को पकड़ते हुए एहतियात करें, बड़ी एहतियात से उसके एब्डोमेन को चेक करें। अगर आपको लगता है कि उसमें एग है तो फिर 48 घंटे तक आपको चेक करना चाहिए कि वो एग ले कर दे। अगर आपको बर्ड बैठा हुआ ज़मीन पे फील हो कि वो ढीला होकर बैठा हो तो इसका मतलब एग बाइंड हो गया हो। आपको पता ही लेट लगा है कि वो बर्ड एग बाइंड तो 3 दिन पहले से है, तो अब वो अपनी आखिरी स्टेज पे है। तो उस सूरत में आपको फिर मैंने जो आपको बताया एक प्रोसेस, तो वही 3 चीज़ें मिक्स करके यूज़ करने का है, वो आप यूज़ करवा सकते हैं। ऑयल उसके पेट के ऊपर लगाएं। कुछ लोग जो है वो कैस्टर ऑयल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वेंट के ऊपर ड्रॉप लगाएं, फीमेल ऑटोमेटिकली जो है वो जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसकी वजह से जो है वो फ़र्क आ जाता है। हाँ, असिस्टेड हैचिंग असिस्टेड जो लेइंग है ना, उसमें कोशिश ही करें कि अगर कोई ऐसा दोस्त जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखता हो ना, उसको यूटिलाइज़ करें। क्योंकि अक्सर हम लोग ना बर्ड का एग ले करवाते हुए अंडा टूट जाता है, 2-2 एग्स आ जाते हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक ही अंडा निकालते हुए टूट गया तो उस सूरत के अंदर जो है ना फिर इन्फेक्शन हो सकती है बर्ड को। तो इसलिए कोशिश करें कि असिस्टेड जो आपने लेइंग करवानी है ना, वो कोई भी ऐसा दोस्त जिसका एक्सपीरियंस हो उसको यूटिलाइज़ कर लें। फोरम का मकसद ही ये है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दफ़ा आपके सामने हो जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे करनी है। और ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो लेइंग करवानी है वो एक ही दफ़ा में करवा देनी है। कभी कभी अंडा हल्का सा मूव करवा के आप छोड़ भी देते हैं, बर्ड देखेंगे ना ढाल ज़्यादा हो गया है तो आप उसे टाइम दें थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो कुछ, हाँ जी, मर जाता है बर्ड। एक जो असिस्टेड लेइंग है ना वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस है बर्ड के लिए, लेकिन होता अक्सर ये है कि करवानी पड़ती है क्योंकि अंडा उसकी ओवी डक के अंदर चिपक गया होता है। तो उस सूरत में ऑयल मैंने बताया बड़ी अच्छी रेमेडी हो सकती है अंडे को सूदन करने के लिए। अदरवाइज़ एक दफ़ा करने के बाद बर्ड को थोड़ा सा टाइम दें, एक ही दफ़ा में ज़रूरी नहीं कि लेइंग करवाना ज़रूरी है इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, एक सवाल मेरा है कि एडल्ट बर्ड या ब्रीडर बर्ड जब वो हो जाता है तो अक्सर वो देखा है कि वो अपने जो पाल रहे हैं उनको जो फ्लाइंग बर्ड है उनको खाता है। तो ये कोई आदत है या ये उसकी कोई टेंडेंसी है? हमें जो खुद से सेल्फ म्यूटिलेशन करते हैं, नहीं, मतलब एक बर्ड है जो अडल्ट हो गया है, वो अपने जो फ्लाइंग फीदर है उनको खा रहा है, लाइन फेदर को या कंधे के ऊपर से नॉर्मली ज़ख्म करना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें मेरे पास ये एक्सपीरियंस जो है ना वो मोस्टली मेल्स के अंदर हुआ है। मेल्स, उसकी एक वजह है। देखें, हमारे पास जब हम सीज़न में ब्रीड करवा रहे थे ना बर्ड को, हमारे केज में जो एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग होती है ना वो उसकी हैबिट होती है च्यूइंग की और खेलने की। जब फीमेल नहीं है, फीमेल तो लेइंग करके अपने अंडों के ऊपर बैठ गई, अब मेल बोर हो रहा है, वो स्ट्रेस के अंदर भी है, सर्दी का मौसम भी है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये 90% ऑफ द टाइम ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही होता है। और खास तौर पर जब फीमेल लेइंग के ऊपर चली गई होती है, एक क्लास वो कर रही होती है और उसके बाद मेल सेल्फ म्यूटिलेशन शुरू कर देता है, तो उसकी एक बड़ी रीज़न स्ट्रेस है। आप बर्ड को खेलने के लिए कोई चीज़ दे दें, कच्ची लकड़ी के पीस लेके वो लटका दें, खिलौने बने हुए मिलते हैं वो लटका दें, कोई भी ऐसी चीज़। अपनी स्टिक जो है ना, हम नॉर्मली पक्की लकड़ी की स्टिक पसंद करते हैं। मेरे जो उस्ताद हैं सभी खान साहब लाहौर के, वो लवबर्ड के लिए कच्ची लकड़ी की स्टिक बनवाते होते हैं। उन्होंने एक ढेर जो है ना वो कच्ची लकड़ी की स्टिक्स का रखा होता था। मैंने उनसे पूछा वजह, कहते मैं इसको तोड़ के खा जाता है, मैं इसको एक और स्टिक दे देता हूँ। तो आप बर्ड को जो है ना वो उसकी नेचर के मुताबिक चीज़ें, हम लोग बर्ड के बॉक्सेस के मुंह के ऊपर रिंग लगा लेते हैं। मैं रिंग लगाने से भी अवॉइड करता हूँ कि बर्ड को छीन लेने दें, कितना छीनता है उसको कोई ना कोई प्ले खेलने की उसकी हैबिट रहने दें। कुछ बर्ड फिर आदी हो जाते हैं। इस दफ़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस जो तलहा भाई ने मुझे बताया उनके पास वो हुआ
उसके बाद मेरे पास भी मैंने वो किया, तो उसके बाद मेरे को जो मेल आदि हो गए हुए थे वो भी उस चीज़ से हट गए। वर्क ऑन नेक्स्ट है, वैसे दफ़ा बहुत से दोस्तों ने शायद स्प्रे किया होगा अपने केजीज़ के अंदर। मैंने तला भाई का भी एक्सपीरियंस यही रहा, उसके बाद मैंने भी वो किया, मेरे पास भी उसका अच्छा रिजल्ट रहा। दाने पानी का बर्तन रिमूव किया और बर्ड के ऊपर भी उसको स्प्रे कर दिया। और मेरे वो माशाल्लाह 5 से 6 मेल थे जिनके पास ये इशू था जिनमें, वो अब बिल्कुल ठीक है, उनके सारे प्रॉब्लम थे वो। हाँ, वो एडिशनल, क्योंकि जब बर्ड स्ट्रेस में होगा ना तो बर्ड के ऊपर कोई भी पैरासाइट आ जाएगा, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। आपका बर्ड जो हेल्दी है ना, वो आपका दोनों तरह के पैरासाइट्स को अवॉइड करता जा रहा होता है। जब बर्ड ब्रीड में होगा, बर्ड वीक होगा, स्ट्रेस के अंदर होगा, तो उस पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों माइट्स हैं वो इफेक्ट करेंगे। तो आप उसको एक्सटर्नल रेमेडी भी ज़रूर करें। और दूसरा, अगर आप उसके अंदर कच्ची लकड़ी का पीस रखें, कटल फिश बोन रखें, कैल्शियम ब्लॉक रखें, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी करने के अलावा असल में ये काम भी करता है। सफ़ेदे की और नीम की जो ताज़ा स्टिक्स हैं, ताज़ा पत्तों वाली जो स्टिक्स हैं, वो आप डालें, वो बड़ा अच्छा इफेक्टिव काम करेंगी आपके लिए। सर फ्यूचर में ऑफलाइंस की कोई मार्केट अप वगैरह होगी कि नहीं? एक ऑफलाइंस वगैरह बिक नहीं रही, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा ये न्यू फैंसियर का है मसला। तो ऑफलाइंस जो है वो एक दो बिल्कुल ही जल्दी से जल्दी ना उनकी मार्केट डाउन हो गई है, इसकी भी वजह बता दें आप। दूसरा, जो फ्यूचर है उसमें ऑफलाइंस की मार्केट कोई बनेगी कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सर ऑफलाइन की मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होगी ना। एक चीज़, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का सीन होता है। जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो ये चीज़ें आपको देखने में आती हैं। तो हम लोगों ने ऑफलाइन इतना ले लिया तो उनको ब्रीड करवा के जब हमने सेल नहीं किया तो वो मार्केट में आम हो गया। इम्पोर्टर को फ़ायदा हो गया उसका। इम्पोर्टर ने ला के मार्केट में माल फेंका, आपने जो माल सेल करना था उसकी जो डिमांड थी उसको इम्पोर्ट करके पूरा कर दिया। अभी माल एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा करके एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी जैसे ही मार्केट हल्की होगी, अभी बाहर महंगा है, लोकल में माल सस्ता बिक रहा है। तो आप लोग बड़े ब्रीडर से जब कोई भी चीज़ परचेज करते हो, 1 लाख की है या 1.25 लाख की आप ऑफलाइन परचेज करते हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। जब हम लोग परचेज करते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू पे उसको परचेज करेंगे तो आपको इन चीज़ों का सामना कम से कम करना पड़ेगा। अगर एक चीज़ 10,000 की है तो आप 18 में ले रहे हो, सिर्फ सेल्फी के चक्कर में, वो कसूर आपका है, वो किसी भी दूसरे बंदे का कसूर नहीं है। अभी कह रहे हैं आप कि ऑफलाइन की मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, भाई हर बर्ड ने ऑफलाइन में जाना है। लोगों का ध्यान इस वक्त कमर्शियल की तरफ है। आप लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मार्केट नीचे आ रही है या मार्केट में माल नहीं बिक रहा। बात यही है कि आप लोकल मार्केट के रेट पे अपना रेट लगाएं, इंशाल्लाह माल बिकता है। और क्वालिटी को आप जितना अच्छा रखेंगे, अच्छा रेट मिलेगा, अच्छी चीज़ बिकेगी। जिन भाइयों की नहीं सेल हो रही, पहले नंबर पे उनके सेल का तरीका क्या है, अपने तरीके को बेहतर करें। फेसबुक के ऊपर आप लोग जो कोई भी ऐड डालते हो उसको टैग करते हो, आप एक दूसरे के साथ टैग करते हो, तो टैग भी लोगों के साथ किया करें जो मिसाल के तौर पे थोड़े से कमर्शलाइज है। आपके बर्ड ऑटोमेटिक तौर पर लोगों के पेजों के ऊपर यानी कि ऊपर की रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ करते हैं अपन लोकल ग्रुपों में घूमते रहते हैं। वो एक ग्रुप के अंदर 254 बंदे हैं, वो ही आप 10 ग्रुप आपके पास उधर वही है, और सारे सेलर हैं, बायर नहीं है। तो हम लोग बायरों में जाते नहीं हैं, जो एक जैसे ही सारे बैठे हैं, हम लोग उधर ही बैठे हुए हैं। तो भाईजान वैसे बर्ड सेल नहीं होता। अच्छा, बर्ड सेल कैसे करना है? सबसे पहले तो आपके पास जो चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है। ये बर्ड जो मेरे पास किस क्वालिटी का है, ठीक है, इसका साइज अच्छा है, इसका हर चीज़ स्टैंड अच्छा है, बैठने का स्टाइल अच्छा है, बर्ड का जो है उसकी मार्किंग अच्छी है। तो बट मेरा ख्याल मैंने रुकता नहीं देखा किसी का, छोटे से छोटे फैंसी सेल करके बैठा हुआ है। लेकिन मार्केट में थोड़ी सी वेरिएशन आई है, वो कमर्शियल बर्ड और सब लोगों का ध्यान जो कमर्शियल की तरफ चला गया उस वजह से आई है। तो ये होता है, हर 2-3 साल बाद होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीट या बर्ड के लिए
कुछ दोस्त कहते हैं ग्रिड देनी चाहिए, कुछ दोस्त कहते हैं ग्रिड नहीं देनी चाहिए, तो ये ज़रा बताइए। जी भाईजान, ग्रिड असल में जिन चीज़ों की बनी होती है ना उसके ऊपर ध्यान हमें ज़्यादा करना चाहिए। ग्रिड आप खुद बना सकते हैं, उसके अंदर कैल्शियम दे सकते हैं, उसको मसाल के तौर पर चाक मिट्टी दे सकते हैं, उसके अंदर कैटल बोन फीड दे सकते हैं, उसके अंदर कोई मेडिसिन वगैरह कोई ऐड करते हैं, पाउडर ऐड करते हैं या बजरी टाइप की चीज़ें ऐड करते हैं। असल में बेसिकली बर्ड के अंदर जो होती है ना, मुंह के अंदर उसको खेलने की जो आदत होती है वो पूरी करने के लिए ये चीज़ होती है। और उससे अगर अच्छी चीज़ें हेल्दी चीज़ें आप रखेंगे उससे उसकी कमी नमकियात पूरे हो गए, मिनरल पूरे हो गए, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी आ रहा है मसला वसाइल वो ऑटोमेटिकली तौर पर उससे आप पूरा होता रहता है। जंगल में घरों में दायरा मोस्टली ये चीज़ें नहीं होती, जंगलों में तो बर्ड अपनी मर्जी से करता रहता है। और इन चीज़ों से बर्ड का जो खेलना भी चलता रहता है, बर्ड जो है वो स्ट्रेस में भी नहीं जाता, और मेरे ख्याल से होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम बट साहब, मेरा क्वेश्चन है पेल फेलो के बारे में कि पेल फेलो का फीचर क्या रहेगा। जैसे ऑफलाइन था थोड़ा सा डाउन हुआ है, पेल फेलो के बारे में गाइड करें कि अगले 1-2 साल पेल फेलो नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्टली शेड्स में पेल फेलो काफ़ी लगा हुआ है। जी सर, पेल फेलो का पहले नंबर पे तो बात ये है ना, पेल फेलो है कितना, फैसलाबाद में नहीं पाकिस्तान में कितना है। आपको लग रहा है कि हर जगह पे जो आपका बैठना होता है स्कूल लोगों के पास है, जिनके पास पड़ा हुआ है, तो कितने लोग अभी पेल फेलो में आएंगे आपके अंदाजे में ये चीज़ नहीं है। अभी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोग हैं, अगर हम इनको देख लें, ये भी अल्पाइनो, क्रीमिनो, डकिनो, इस तरह की मोटेशन में ये सारे भाई हैं, और आस्ता आस्ता ये पेल फेलो में शिफ्ट हो गए, दूसरी बड़ी मोटेशन में शिफ्ट हो गए। तो पेल फेलो का फ्यूचर तो भाईजान रेड आइज है, पाकिस्तान में रेड आइज को वैसे ही लाइक किया जाता है, तो रेड आइज का फ्यूचर ही फ्यूचर है, कोई इशू नहीं है। अभी अगर लाख का है तो 10,000 रुपये आते हैं, शायद इसके 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। बिलाल भी इधर एक और क्वेश्चन है कि पेल फेलो के बच्चे का सर्वाइवल कैसे बढ़ा सकते हैं हम। जी, पेल फेलो का बच्चे का सर्वाइवल, इसका सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, पेल फेलो के जो बच्चा होता है इसके स्टमक के अंदर पोटा जो होता है ना, इसके अंदर इशू आता है, जो पहली फीड होती है ना इसको वो हजम नहीं होती, और हम लोग मोस्टली देखते हैं बच्चे को फीड हुई है, बच्चा मर गया। ये रेड एज में अमूमन होता है ना, डन फेलो में इससे भी ज़्यादा। तो पेल फेलो के बच्चे को सबसे पहले आपने जब बच्चा हैच होने से 1 दिन पहले आपको पता लग गया मेरे दिन पूरे हैं, तो बच्चा हैच आज हो जाएगा या रात को हो जाएगा या कल हो जाएगा, तो सबसे पहले आपने प्रोबैटिक्स जो है ना 1 दिन पहले यूज़ करवा देना उसको, और जब बच्चा हैच हो जाए 1 दिन उस दिन भी यूज़ करवा देना। उसके बाद एमीविटाल एक मतलब ये चीज़ है, ये मिनरल्स और मुख्तलिफ बूस्टर है, चाहे एनर्जी बूस्टर लीजिएगा, इस जैसी चीज़ डालेंगे। और 3 से 4 दिन का कोर्स जो है ना एनसीडान, एंड्रोपोली और एमीविटाल का करवा देना। उससे ये होगा आपने 5-6 दिन तो ये करवाएंगे ना, तो बच्चा अगर 5-6 दिन सर्वाइव कर गया तो फिर जल्दी जाने वाला नहीं है, तो आपका कम से कम 60 to 70% आपका मसला भी हल हो जाएगा। डीएनए से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। डीएनए अब तो जगह जगह पे लैब्स हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने किसी ज़माने में इंडिया से शुरू किया था डीएनए करवाना, ठीक है ना, डीएनए से इंडिया से करवाना शुरू किया था। अब लोकल लैब्स बहुत सारी बन गई हैं। उसके अलावा ना कुछ बातें जो हैं वो आप कह लीजिए कि एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, उसमें से आप 3-4 चीज़ों को मिला के जज कर सकते हैं किसी हद तक। 80% तक मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जज कर सकते हैं कि मेल फीमेल है। एक तो पेल्विक बोन है, जो जोड़ होते हैं उसके हड्डियों के तेल के नीचे, उसके फासले से कभी कभी कुछ मेल्स का फासला ज़्यादा होता है, लेकिन आपको हार्ड मिलेंगे हमेशा उनके जॉइंट्स में, नोकदार होंगे और सख्त होंगे मेल्स के। उसके अलावा मेल जब स्टिक के ऊपर बैठेगा तो नॉर्मली वो टांगे करीब रख के बैठेगा, उसकी जो दुम है वो आपको वी शेप में नज़र आएगी। जो फीमेल है वो स्टिक के ऊपर जब बैठेगी तो वो टांगों को रिलेटिवली ज़्यादा फासला, ज़्यादा से मुराद की है कि फीमेल की टांगों के दरमियान आपको 2 सेंटीमीटर के करीब फासला नज़र आएगा। मेल जो है उसकी टांगों के दरमियान आपको 1 सेंटीमीटर का फासला तकरीबन नज़र आता है। और जो फीमेल है वो नॉर्मली पर्च के साथ बैठती है। अच्छा, जब आप एक और तरीका ये होता है कि अगर आप ग्रिप देखें बर्ड को, अगर आप पकड़ें तो आप उसके पंजे के अंदर अगर आप अपनी उंगली रखेंगे, नॉर्मली फीमेल्स की आदत ये होती है कि आपके पाँव को बहुत ज़ोर से ग्रिप करते हैं। फीमेल आपके हाथ को जाना वो ग्रिप करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें जो कि आइडिया दे सकती हैं आपको 80% ऑफ द टाइम में। बाकी सबसे बेहतर है कि जिस बर्ड में आपको डाउट हो उसको फिर आप लेने के लिए ले जाएँ। हाँ, वो फीमेल जो है वो अच्छा, कभी कभी फीमेल्स कुछ में प्रॉब्लम होती है
कि जब आप पकड़ते हैं ना तो बर्ड सहम जाता है हमेशा। वो आप शुरू में जज करेंगे तो बर्ड नज़र आएगा कि जैसे वो मेल है, इसलिए आप बर्ड को पकड़ें, उसको थोड़ा सा टाइम अपने हाथ के अंदर उसको रिलैक्स करने का, फिर आप चेक करें। फीमेल की जब आप जॉइंट्स को रब करेंगे तो वो नॉर्मली अपने जॉइंट्स को जो है ना लूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जब मेल को आप पकड़ते हैं या फीमेल को पकड़ते हैं तो मेल की जो धुन नीचे से नज़र आएगी ना वो स्ट्रेट नज़र आएंगे, पर तकरीबन बराबर नज़र आएंगे। मेल अपनी टेल को जब ओपन करेगा, आपने पकड़ा होगा ना, तो वो आपको वो भी वी शेप में नज़र आएगी, सेंटर के पर लंबे होंगे और साइडों के कदरे छोटे होंगे। फीमेल्स के आपको तकरीबन एक जैसे ही बराबर नज़र आते हैं सारे के सारे काम। सर मेरा क्वेश्चन लास्ट मीटिंग आपसे जो क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ था उसमें आपने बताया ग्रिड ना दें, उसके बजाय नॉर्मली जो लव बर्ड होता है वो उसको तोड़ के शेल को खाता है। तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये था कि जो अपना ये तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, उसके बर्ड की डाइट जो है ना उसकी भूख उससे काफ़ी बढ़ती है। और दूसरा ये ब्रिड के जो इक्विवेलेंट है निमल बदल, उसके जगह हम दे सकते हैं एप्पल साइडर विनीगर दे सकते हैं महीने में। वो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसको किस तरह हमने यूज़ करना है, महीने में 1 दफ़ा दें, 2 दफ़ा दें, या किस तरह दें? अच्छा देखिए, ग्रिड का ना मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि ग्रिड तो दुनिया पूरी के अंदर ना 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं ग्रिड देनी चाहिए पेरेंट्स को, एक कहते हैं नहीं देनी चाहिए। बर्ड की जो हैबिट है ना चीज़ों को खोलने की, आप कभी देखिएगा वाइल्ड के अंदर ना बर्ड ज़मीन के अंदर ना मट्टी के अंदर खेलता है, तो बिल्कुल वो मिट्टी के तौर पे ही उस बर्ड को खेलने दें, उसके अंदर ग्रिड डालें और ओपन बर्तन के अंदर रखें। बर्ड उसके अंदर से खाएगा भी, खेलेगा भी, चबाएगा भी उसको। आप कुछ दिन के बाद देखेंगे आपकी ग्रिड जो है ना चूड़ा हुई होगी। अब कुछ लोग ग्रिड के अंदर एक एडिशनल चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो सौंफ या अजवाइन वगैरह बीच में डाल देते हैं, वो बर्ड को वैसे उसके मैदे के लिए फ़ायदा देती है। बाकी जेटिपार या लाइसोवेट जो है ना, लाइसोवेट की देखिए खूबी ये है, लाइसोवेट में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ना वो लाइसिन है, बल्कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट लाइसो स्ट्रॉन्ग भी पड़ा हुआ है। ये लाइसो स्ट्रॉन्ग में भी बेसिकली लाइसिन है और लाइसोवेट में भी लाइसिनिक सॉल्ट है। लाइसोवेट मैंने पहले जो टाइट बाइंडिंग के लिए थी, लाइसोवेट की एक सबसे लाइसिन की एक सबसे बड़ी खूबी है कि आपके जो पट्टे हैं ना उनको रिलैक्स करता है, उनको स्ट्रॉन्ग भी करता है और जो अकड़ाव होता है ना उसको ख़त्म करता है। लाइसिन जो सा सॉल्ट है लाइसोवेट में वो है। दूसरी लाइसोवेट में जो चीज़ है ना वो बी कॉम्प्लेक्स है। जो बी कॉम्प्लेक्स का सिरप है ना, ये बच्चों में भी हम अक्सर भूख बढ़ाने के लिए देते हैं। आप बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी सिरप दे सकते हैं। लाइसोवेट के 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि ये फाइज़र कंपनी का होते हुए भी एक बड़ा अच्छा मेन ब्रांड है, प्राइस वाइज बड़ा इकनॉमिकल है और इम्यूनिटी लेवल के लिए और भूख के लिए बहुत अच्छा है। लाइसोवेट का एक अपना एडिशनल फ़ायदा है जो नॉर्मली आपको बहुत से और मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स में मिलता नहीं है। लाइसोवेट आपको ये फ़ायदा देता है। रिकमेंडेड डोजेज जो लाइसोवेट की मैं जो यूज़ करता हूँ वो नॉर्मली जो 1 डी का बर्तन होता है उसके अंदर 1/2 सीसी के करीब यूज़ करता हूँ। वो 300 ml का होता है, तो अगर मैं उसको देखूँ तो 1.5 से 2 ml पर लीटर बनता है लाइसोवेट। और एप्पल साइडर विनेगर जो है ना, देखें उसका कोई भी ताल्लुक ग्रिड से नहीं है। विनेगर का काम ये है, सेब का सिरका ना 2 काम करता है। हाँ, डिवर्मिंग, देखें सिरके ने ना पेट साफ़ करना है, वो पेट साफ ज़रूरी नहीं कि डिवर्मिंग करे। हाँ, ये जरूर है कि वो जब पेट साफ करेगा तो वर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो सेब का सिरका है उसकी जो दूसरी खूबी है वो हार्ट को फ़ायदा देता है, ठीक है ना। लेकिन ओवर डोजेज अगर आप करेंगे सेब के सिरके की तो वो किडनीज़ को इफेक्ट भी करेगा। किसी भी चीज़ को ओवरडोज नहीं करना। सेब के सिरके की डोजेज 3 से लेकर 5 सीसी पर लीटर यूज़ करते हैं। 3 से लेकर 5 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर कंपनी का जो विनेगर है ना उसकी कंसिस्टेंसी या आपको फील होगा कि उसकी स्मेल में फ़र्क है। कुछ बहुत तेज़ हैं, कुछ रिलेटिवली लाइट है। अमेरिकन गार्डन बड़ा एक्सपेंसिव है और उतना यूज़फुल नहीं है जितना कोई भी और है। दित्तू का यूज़ कर लें, देसी यूज़ करें, आम पंसार के स्टोर से मिल जाएगा, वो लें आप, ठीक है। दित्तू बहुत अच्छा है, मरी का कोटा और मरी या कोटा, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रांड है दित्तू का जो है ना। और दित्तू के अंदर नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि उसके नीचे जो है ना कुछ चीज़ें बैठ गई हैं तो शायद ख़राब हो गया। असल जो सेब का सिरका है ना वो अगर आप लेंगे तो उसकी पहचान ही ये है कि उसके अंदर बेसिकली उसकी सेटलिंग होगी, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट मौजूद है।
जो वो है अमेरिकन गार्डन का है, वो जो है उन्होंने डिस्टिल किया हुआ है, उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है जितना इन देसी सिरकों का। ये महीने में कितनी दफ़ा दे सकते हैं एप्पल साइडर विनीगर? और दूसरा ये जो है अपना जो स्लाइसोविट है, ये जेटी पार है, ये इनको महीने में कितनी दफ़ा दे सकते हैं? जैकी पार का यूजेज तो लिवर के लिए जनरली होता है। अगर आपको महसूस होता है कि बर्ड आपके जो है वो फूल के बैठ रहे हैं, तो तब आप जैकी पार दे सकते हैं। लिवर टॉनिक के तौर पे यूज़ होता है। हमारे यहाँ जिस तरह किसी ने पहले बात कही थी कि दाना लेके आए तो बर्ड एक्सपायर हो जाता है, एंटी टॉक्सिन का काम करता है जैकी पार जो है ना, तो जैकी पार आप यूज़ कर सकते हैं 2 हफ्ते बाई वीकली। इस तरह की कोई भी चीज़ है ना, वो नॉर्मली बाई वीकली यूज़ करनी चाहिए। वीक में मुसलसल यूज़ रिकमेंड नहीं होता, मैक्सिमम 1 या बाई वीकली 1 दफ़ा यूज़ करें, 2 हफ्तों के बाद 1 दफ़ा, या हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा। एप्पल साइडर विनेगर भी मैं रिकमेंड करता हूँ 2 हफ्ते के बाद 1 दफ़ा करें, लेकिन लोग हफ्ते में 1 दफ़ा करते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर।